इस वीडियो में हम द बॉक्सर मानवा को आगे कवर करेंगे और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। हमें रयू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बोलता है कि मुझे सब याद है। रयू याद करता है ये सब सिर्फ एक वर्ड से शुरू हुआ और वो वर्ड है क्यों। कि क्यों उसने वो पंच डॉज नहीं करा, क्यों उसने उसे हिट नहीं करा, कि क्यों वो पंचेस जोर से नहीं मार रहा। रयू का कंधा एक लड़के से टकराता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रयू उसे डिफीट कर देता है। मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आंसर बहुत ही सिंपल था, बाकी लोग वीक नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ। रयू याद करता है कि उस लड़के को डिफीट करके उसे बहुत मज़ा आया और इस मोमेंट के बाद मैंने बहुत फाइटें करी। मुझसे और डरो, मुझे वर्शिप करो, मेरी पूजा करो। लोगों को मेरे सामने ऐसा करता देख मुझे बहुत मज़ा आने लगा और कुछ ही टाइम में मेरी रेपुटेशन एज अ फाइटर पूरी कंट्री में फैल गई। जो भी बेवकूफ़ ये सोच के आता था कि वो मुझे डिफीट कर सकता है और उन्हें देख के मेरा दिल खुश हो जाया करता था। और उन लोगों को मारते हुए मुझे खुशी के साथ एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी स्किल उन लोगों से कितनी अलग है। और इन सब चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि आई वॉज द चूजन वन, मैं सबसे ऊपर हूँ। रू एक बहुत बड़े से पत्थर पे है जो कि उसका टैलेंट दिखाता है और उसके सामने सब लोग बहुत छोटे दिख रहे हैं। पर अब यू के एक पंच से ही रू घबरा गया है। वो सोचता है ये क्या था, क्या ये एक जैब था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस का एक पार्ट फट के अलग हो गया हो। क्या इतना स्ट्रॉन्ग जैब पॉसिबल भी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं तो चूजन वन हूँ। यहाँ तक कि के ने भी मुझे एक्नॉलेज करा है कि मैं एक जीनियस हूँ। व्यू खड़ा होते हुए सोचता है कि हो सकता है कि ये बस एक कॉन्फिडेंस हो और हो सकता है कि मेरा पैर फिसल गया हो। और वो मन में कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं अपने फीट का यूज करके अपनी रिदम में रहूंगा और अपना 100% दूंगा। रियू यू के आसपास घूम रहा है और वहीं यू सिर्फ रियू को देख रहा है। रियू सोचता है कि मैं इसे कैसे डिफीट करूं। कैसा होगा अगर पहले मैं इसमें कई सारे जैब थ्रो करूं और फिर अपना टाइम लेते हुए इसे नॉकआउट कर दूं। नहीं, मुझे इसके साथ और बुरा करना होगा। मैं अपनी पूरी पावर का यूज करके इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रियू यू में पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यू डक इन कर रहा है, मतलब वो अपनी बॉडी को नीचे करेगा। रियू खुश होकर सोचता है कि तुम्हें लगता है तुम ये करने से मुझसे बच जाओगे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और रियू हवा में ही अपने पंच की डायरेक्शन यू के फेस की तरफ कर देता है। उसका पंच यू के फेस पर पड़ने वाला है। रियू मन में कहता है कि ये होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट और वो पंच यू को पड़ने ही वाला होता है और तभी यू वो पंच डॉज कर देता है और ये देख के रियू के होश उड़ जाते हैं और यू नीचे से आते हुए रियू के रिब्स में पंच मारता है जिससे रियू की हालत खराब हो जाती है और यू फिर उसमें एक और पंच मारता है। रियू की नाक से खून निकलने लगता है और वो जमीन में गिरने वाला होता है, पर यू बीच हवा में ही रियू में बहुत सारे पंचेस मारता है। फिर हमें फिर से वही चट्टान वाला सीन दिखाते हैं और रियू ऊपर बैठ के यू की चट्टान को ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि वो कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रियू अपने नीचे देख रहा होता है लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और यू उसे देख रहा होता है और यू की सिर्फ आँख ही उसके चट्टान से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ये देख के वो घबरा जाता है। और फिर रियू की आँख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है और वो पूरा पट्टी में कवर है। वो अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता और कुछ ही सेकंड में रियू को पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो। उसे अपनी उंगली तक उठाने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो रियू ने कभी अपनी लाइफ में फील नहीं करी। दुख, पछतावा और अकेलापन। ड्रू ये सब पहली बार फील कर रहा है। उसने फर्स्ट टाइम फेलियर को देखा। वो 17 साल का है पर इस इंसिडेंट के बाद वो ऐसे रो रहा है जैसे वो कोई 5 साल का बच्चा हो। और के अभी भी किम के जिम में है। प्लेयर्स बात करते हैं कि वो कितने दिनों से यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है। मुझे लगा था वो कुछ ही टाइम में ड्रू को अपने अंडर ले लेगा। कैसा होगा अगर हम उससे कोचिंग का पूछे। हमें ऐसा चांस फिर से नहीं मिलेगा। और वो के को बताते हैं कि हम भी प्रो बॉक्सर बनना चाहते हैं, क्या तुम हमें कुछ टिप्स दे सकते हो। और के कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे जैसे नौसिखियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और के मन में कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि किसी को पाने के लिए मैं इतना जिद्दी हुआ हूँ। अगर वो इस महीने के एंड तक यहाँ पर नहीं आया तो कैसे ना कैसे करके मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, भले ही मुझे उसे किडनैप क्यों ना करना पड़े। किम बात करता है कि रियू अभी तक जिम नहीं आया और मुझे लगा था कि वो बॉक्सिंग को लेके सीरियस है। तभी गेट खुलता है और किम चिल्लाता है कि रियू तुम्हें पता है तुम कितने लेट हो। और वहाँ पे रियू नहीं बल्कि यू आया है। यू के को देखता है और के उसे देख के स्माइल करता है और कहता है कि तो तुमने बॉक्सिंग करने का मन बना लिया।
यू कहता है कि लगता तो है। के कहता है कि बॉक्सिंग से मेरा मतलब प्रो बॉक्सिंग है। यू बताता है कि मेरी एक कंडीशन है, और के उसके फीस्ट को नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि यू किसी से फाइट करके आ रहा है, और यू उससे कहता है कि मुझे हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए पैसे चाहिए। अगर तुम मेरे लिए वो कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ये सुन के सोचता है कि अच्छा तो ये हुआ है। के उससे पूछता है कि क्या रयू स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। यू बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, और किम ये सुन के चौंक जाता है, और वहीं के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या कहा, तुम्हें हॉस्पिटल बिल के लिए पैसे चाहिए? तुम कहो तो मैं पूरा हॉस्पिटल ही खरीद दूं। वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, और उसके बाद के यू को लेके बॉक्सिंग जिम से निकल जाता है। फिर वो बिल्स भरने हॉस्पिटल चले जाते हैं, और के यू को देख के सोचता है कि इसकी तो बड़ी गंदी हालत हुई है। इस लड़के को ये लगा था कि ये इनविंसिबल है, पता नहीं ये इतनी गंदी बेइज्जती के बाद इससे रिकवर हो भी पाएगा या नहीं। खैर मुझे इससे क्या लेना। और यू के बगल में जे भी एडमिट है, और उसके फेस में कई पट्टियां हैं, और यू जे को देख रहा है। यू याद करता है कि जब जे ने कहा था कि वो पहले वाला जे नहीं रहा। फिर वो के को बोलता है कि मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों यू के रूम में जाते हैं। के कहता है कि तो तुम यहाँ रहते हो? ये कमरा तो पूरा खाली है। उस कमरे में एक कैट के अलावा कोई नहीं है। और के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स है, और यू मना करता है। के कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर्स को रेडी करके 1 हफ्ते में वापस आता हूँ। के सोचता है कि मैंने अभी तक इस लड़की का नाम भी नहीं पूछा। के उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और यू याद करता है कि वो उसकी मदर से उसका नाम पूछ रहा है। उसकी मदर की हालत बहुत खराब है, ऐसा लगता है उसकी मदर ने सुसाइड किया है। एक बंदा उसे उसके पेरेंट्स का नाम बताता है, और वो भी यू को ढंग से याद नहीं है, बस उसे उनका सरनेम याद है। और यू कहता है कि तुम मुझे यू कह सकते हो। और के कहता है कि ठीक है यू, आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हर पर्सन का पाथ प्रीडिफाइंड होता है बाय देयर फेथ। कुछ लोग पैदा होते ही बिना किसी परेशानी के पाथ ऑफ ग्रेटनेस पे चलने लग जाते हैं, और कुछ लोगों को इस रास्ते से दूर हटा दिया जाता है। रयू हॉस्पिटल में है, और वो रिकवर हो रहा है। वो अपने बगल में जे को देखता है, उन दोनों की नजरें मिलती है, और रयू खुद पर निराश होता है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जीने और मरने के इस भवंडर में सिर्फ साहसी लोगों की विल ही बचती है, और वही लोग ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। इसके कुछ दिनों बाद के यू को लेने आता है। वो अपनी कैट के साथ तैयार है। के यू को देखता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा चेंज करना होगा। वो उसके बालों पे वैक्स लगाता है, और उसके बाल खड़े करके बोलता है कि हाँ ये बेटर है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनका प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करता है। वहाँ पे के अपने साथियों से मिलता है, और इस लड़की का नाम कार्मेन है। कार्मेन के का स्वागत करती है, और के पूछता है मेरे पीठ पीछे कोई परेशानी तो नहीं हुई। वहीं कार्मेन यू को नोटिस करती है, और दूसरा मेंबर यू को उसका सामान देने के लिए बोलता है, पर यू उसे मना कर देता है। और वहीं कार्मेन सोचती है कि तो ये लड़का है, और वो खुद को यू से इंट्रोड्यूस करती है। कहती है कि मेरा नाम कार्मेन है, और मैं के जिम की मैनेजर हूँ। वो बताती है कि हमारी कार इंतजार कर रही है, और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। यू अपने सामने एक घर को देखता है, और कार्मेन उसे बताती है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगे। तुमने बताया था ना कि तुम्हें कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस घर को चुना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहने में मत हिचकिचाना। फिर के यू से कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम जिम में चले। उसके बाद के यू को जिम दिखाता है, और बताता है कि ये हमारा जिम है, लायन बॉक्सिंग जिम। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारा घर हमारे जिम से थोड़ी ही दूरी पर है। जिम के मेंबर यू को नोटिस करते हैं, और के बताता है कि बॉक्सिंग की दुनिया में हमारे जिम का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि हमारे जिम ने इस दुनिया को 5 वर्ल्ड चैंपियन दिए हैं, जिन्हें हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। बाकी प्लेयर्स यू को देख के बात करते हैं कि ये तो एक बच्चा है, तो कोच ने इस बच्चे को चुना है। और एक बॉक्सर उसे नोटिस करता है, और इसका नाम जोश है। कार्मेन बताती है कि हमारे जिम के ज़्यादातर प्लेयर्स कंपीटिंग प्रो बॉक्सर है, और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही कोच ट्रेन करते हैं। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम्हें कोच ने खुद अपने हाथों से चुना है। यू कहता है कि लगता तो है। ये सुन के कार्मेन इरिटेट हो जाती है। के यू को अपने जिम के टॉप ट्रेनर आर्नोल्ड से मिलाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताता हूँ। वो चैंपियंस के पोस्टर दिखाते हुए बोलता है, इन चैंपियंस को मैंने बनाया है, मुझे इन सबको ट्रेन करने में बहुत मजा आया। बॉक्सिंग की दुनिया में इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और जो सबसे राइट में बॉक्सर है वो इस टाइम का हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन है। उसका नाम एरॉन टाइड है, और वो अभी गेम में है, पर अब वो दूसरे जिम में ट्रेन होता है। पर एक टाइम पे वो मेरा खास फाइटर था। जब हम इसकी बात ही कर रहे हैं तो कैसा होगा अगर तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि कार्मेन को 2 हैवीवेट चैंपियन की टिकट बुक करने को बोलता है।
यू एरन को देख रहा है। किम मन में कहता है कि इस मैच को देख के तुम्हें ये समझ आएगा कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा एक और मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट डे मैच स्टार्ट होता है और ऑडियंस इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है और वहीं के यू के साथ वहाँ पे मैच को देखने आया हुआ है। यू मैच को देखता है और एरन टाइट रिंग में है। वो अपने ओपोनेंट को पंच मारता है और उसका ओपोनेंट उसके पंच की पावर को देख के डर चुका है। एरन उसे पंचिंग बैग की तरह बीट कर रहा है। एरन के पंच को ब्लॉक करते हुए उसकी हड्डी टूट जाती है। एरन उसके फेस पे पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। फाइट खत्म हो जाती है और एरन इस फाइट को जीत चुका है। उसके अपोनेंट को स्ट्रेचर पे वहां से ले जाया जाता है। एरन ने अपनी बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है और के ये देख के खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब भी एरन के पंच में वही सेम पावर है। वो यू से कहता है कि इन चेयर्स को सुनो, किसी टाइम पे तुम्हारे नाम का भी ऐसा ही हल्ला होगा। दौलत और शोहरत दोनों तुम्हारे कदमों में होगी। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का किंग बनाऊंगा। वो एरन को देखते हुए सोचता है कि फाइनली वो टाइम आ ही गया। मैं अपनी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। यू जे को याद करता है जिसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे टॉप पे मिलेगा। यू जाग के खड़ा हो जाता है और अपनी कैट के साथ खेलता है। अगले दिन के सामने जोश खड़ा है और जोश कहता है कि मुझे खुद को प्रूफ करने का एक चांस चाहिए। के कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पर अगर तुम जीत सके तो। वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुमने उसे हिट भी कर दिया, हिट की छोड़ो, अगर तुम्हारे पंच उसे छू के भी निकल गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। जोश फाइट के लिए तैयार हो रहा है और बाकी के लोग बात करते हैं कि तुमने सुना, जोश कोच के नए फाइटर से फाइट करने वाला है। ये तो देखने लायक होगा। कोच ने जितने भी लोगों को ट्रेन करा वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का क्या करता है। पर जोश भी कड़ी मेहनत कर रहा है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जोश के से हुई कन्वर्सेशन को याद करता है। वो कहता है कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। मैं इस साल का यूथ इवेंट जीता हूँ और यहाँ तक कि इस जिम के कई सारे प्रो बॉक्सर भी मेरी टक्कर के नहीं है। मुझे और कितना बेटर होना होगा। के कहता है कि किड, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम्हारी एबिलिटी के लोग इस दुनिया में लाखों है। यहाँ तक कि मेरी शॉर्ट ट्रिप में मैं ऐसे 2 लड़कों से मिला जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हारी लिमिट को जानता हूँ, इसमें कोई मजा नहीं है। जोश कहता है कि बस मुझे एक पंच मारने की जरूरत है। नहीं, मुझे बस उसे छूना है। मैं उसे बहुत बुरी तरीके से डिफीट करूंगा और ये प्रूफ करूंगा कि तुम गलत हो। के हंसते हुए बोलता है कि मुझे उस मोमेंट का इंतजार रहेगा। जोश रिंग में फाइट के लिए तैयार खड़ा है। वो यू की तरफ देखता है और के उसे रिस्ट रैप बांधना सिखा रहा है। जोश सोचता है कि ये तो नौसिखिया है, इसे तो रिस्ट रैप बांधना भी नहीं आता। ये देख के वो इरिटेट हो जाता है और रिंग के आसपास भीड़ लग गई है। वो लोग बात करते हैं कि जरा उस लड़के की बॉडी को तो देखो, ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है। तभी एक प्लेयर कहता है कि कोच के फाइटर को हल्के में मत लो। वो याद करता है कि इसे देख के मुझे एरन की याद आ गई। एरन के बारे में भी प्लेयर्स ऐसे ही सोच रहे थे, पर उसका एक अलग लेवल था। एरन ने उसे डिफीट करा था। वो जोश को याद करते हुए सोचता है कि जब तुम्हारा सामना अनबिलीवेबल पावर से होगा तो तुम क्या करोगे। के यू से पूछता है कि सारी तैयारी हो चुकी है और क्या तुम नर्वस हो। यू कहता है पता नहीं, और वो सोचता है कि ये इतने सारे लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। के कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लेसन सिखाता हूँ। आज से लेके तब तक जब तक तुम बॉक्सिंग ना क्विट कर दो, तुम्हें पंचेस नहीं खाने हैं। यू कहता है देखते हैं। के रिंग से बाहर जाते हुए बोलता है कि फर्स्ट राउंड के लिए तुम्हारा इतना जानना काफी है। यू और जोश एक दूसरे के सामने हैं और के बेल बजाने का ऑर्डर देता है। के सोचता है कि चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। बेल बजती है और रेफरी फाइट को स्टार्ट करता है। जोश उस पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। यू उसके सामने खड़ा है और वो पंच यू के एकदम सामने है, पर तभी यू उसे डॉज कर लेता है और जोश उसे दूसरा पंच मारता है। यू उसे भी डॉज कर लेता है। उसके बाद जोश उसे बार बार हिट करने की कोशिश करता है, पर यू उसे आसानी से डॉज कर रहा होता है। प्लेयर्स बात करते हैं कि जोश शुरू से ही एग्रेसिव खेल रहा है। वो बहुत फास्ट है, उसके जैब्स बहुत शार्प है, और वहीं यू को पंचेस डॉज करते हुए देख के रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। वो बहुत एक्साइटेड है। वो सोचता है कि मेरा बस चले तो मैं कल ही इसे बैटल में भेज दूं। कार्मिन भी उनकी फाइट को देख रही है और तभी वो बॉक्सर सोचता है कि इस बार के पावर नहीं, स्पीड लाया है। ये लड़का आसानी से जोश के पंचेस को डॉज कर रहा है। इसने अपना गार्ड तक रेज नहीं करा। ऐसा लगता है जैसे वो जोश के पंचेस को स्लो मोशन में देख रहा हो। जोश उस पर पंच थ्रो करता है। वो पंच स्लो मोशन में यू के पास आता है और यू उसे डॉज कर लेता है। इस मैच को देख के प्लेयर्स हैरान खड़े हैं। जोश हाफ रहा है, उसका एक भी पंच यू को हिट नहीं हुआ। वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता।
पंच की तो छोड़ो, मैं उसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे के की बात याद आती है कि अगर तुमने उसे टच भी कर दिया तो मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाने का वादा करता हूँ। जो सोचता है कि तो कोच मुझे ऐसा कह के उकसा नहीं रहे थे, वो सीरियस थे। और जोश अपने सामने एक दीवार देखता है, एक दीवार जो उससे कई ज्यादा बड़ी है। जो सोचता है कि उसे शांत रहने की जरूरत है। मेरे मूव्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है, मैं डिफरेंट स्पीड और कॉम्बो से उस पर अटैक करूंगा। लेकिन यू उससे भी बड़ी आसानी से बच जाता है। जोश यू पे कई अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो यू को टच तक नहीं कर पाता। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो याद करता है कि जिम बंद होने का टाइम हो गया है, पर अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे अपने हार्डवर्क पर पूरा भरोसा था, मैंने कई सालों तक अपनी स्किल पर मेहनत करी है। वो आयरन को देख के प्रैक्टिस कर रहा है और वो सोचता है कि मेरा हार्डवर्क कहाँ गया। और वहीं के सोचता है कि तुम्हें नहीं लगता ये अनफेयर है, तुम बहुत अच्छे बॉक्सर हो, मैं ये जानता हूँ। फुटवर्क, पंचिंग पावर, एक्यूरेसी और एंडोरेंस, तुम्हारी इन सारी स्किल्स पर बहुत अच्छी पकड़ है। ये सब तुम्हारे टैलेंट और हार्डवर्क का नतीजा है जो तुम्हें इतना दूर लेके आया है। पर तुम इतनी दूर ही जा सकते हो, भले ही तुम कितना भी इनकार कर लो। लेकिन तुम भी ये समझ गए होंगे कि तुम्हारी एवरेज स्किल एक गॉड गिवन टैलेंट का मुकाबला नहीं कर सकती। पर तुम डिसअपॉइंट मत हो, तुम इतनी दूर तक भी अपने अपोनेंट्स को नॉकडाउन करते हुए पहुंचे हो। बेल बजती है, रेफरी बताता है कि राउंड खत्म हो गया है, फाइटर्स अपने अपने कोने में जाए। जोश थक चुका है और वहीं के सोचता है कि अब मैच को खत्म करने का टाइम आ गया है। वो यू से कहता है कि अब तुम्हारे सेकंड लेसन की बारी है। अपोनेंट को उसके चिन पर हिट करो और तुम उन्हें नॉकआउट कर दोगे। बॉक्सिंग के टाइम तुम्हें दो चीज करनी होती है, डॉजिंग और पंचिंग। क्या तुम समझ गए? यू कहता है लगता तो है। के सोचता है कि डॉज और पंच, बॉक्सिंग में बस ये दो चीजें ही है। सारे बॉक्सर्स इसमें अपना खून पसीना झोंक देते हैं, पर जीनियस अपने खुद के स्टाइल और एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और इसलिए उन्हें रैंडम बॉक्सिंग मूव की जगह सिंपल मूव देने चाहिए। और एबिलिटी के अलावा भी इस बंदे के पास कुछ तो ऐसा है जिसे मेजर नहीं करा जा सकता। मैंने अपनी लाइफ में कभी इसके जैसा टैलेंट नहीं देखा। जोश के को देखता है जो कि यू को पंच थ्रो करना सिखा रहा है। ये देख के वो इरिटेट हो जाता है। राउंड 2 स्टार्ट होता है। जोश सोचता है कि मैं एडमिट करता हूँ, इसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट है, मानो कि मैं किसी घोस्ट से फाइट कर रहा हूँ। इसके जैसा टैलेंट मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो रिलैक्स होते हुए सोचता है कि पर एक चीज इसका टैलेंट भी नहीं दे सकता, वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। मैं बता सकता हूँ कि वो अपने फर्स्ट राउंड के एंड में थक गया था। मैंने भी अपनी काफी एनर्जी फर्स्ट राउंड में वेस्ट कर दी, पर सेकंड राउंड में मैं एनर्जी लेवल को संभालते हुए उस पर प्रेशर बनाऊंगा। चलो देखते हैं कि ये थक जाने के बाद मेरे पंचेस को कैसे डॉज करता है, अभी पता चल जाएगा। रेफरी राउंड शुरू करता है। जोश में एक पंच लगता है, उसकी आंखें बंद होती है और वो जमीन पे गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। रेफरी जोश को आवाज लगाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। जोश देखता है कि मैच खत्म हो चुका है। प्लेयर्स रिंग के पास से जाने लगते हैं और वो इस मैच के रिजल्ट से खुश नहीं है। वो निराश हो जाता है और सोचता है कि मैं समझ गया, उसका लेवल मेरे से बहुत ऊपर है। वो के की बात को याद करता है कि मैं तुम्हारी लिमिट को जानता हूँ, इसमें कोई मजा नहीं है। तभी वो यू की आवाज सुनता है और यू उससे सेकंड राउंड का पूछता है और जोश उसकी आवाज सुन के इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता, मुझे पता चल गया है कि तुम कितने गिफ्टेड हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और वहीं जोश को देख के यू जे के बारे में सोचता है, जो कि बार बार फाइट करने के लिए खड़ा हो रहा था। और फिर यू वहां से जाने लगता है। फिर जोश उसे रोकता है और बोलता है कि कोच ने कहा था कि उसे तुम्हारी कंट्री में दो ऐसे फाइटर मिले थे जो कि मुझसे स्ट्रांग है, क्या तुम्हें पता है कि वो दूसरा कौन है? यू कहता है कि मुझे पता है। जोश पूछता है कि क्या सच में वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? यू इसके बारे में सोचता है। वो अपने सामने जे को देखता है। वो जे को मन में रखते हुए जोश को बताता है कि हो सकता है कि वो तुमसे स्ट्रांग हो। ये सुन के जोश निराश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें उसके 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यू के डेब्यू की न्यूज रिलीज होती है। रिपोर्टर पीटर सोचता है कि कासिम ने सबको चौंका दिया है और अब के लास्ट बॉक्सर की न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है। इस साल के लाइट वेटेड मैचेस काफी खतरनाक होने वाले हैं। तभी एक रिपोर्टर उसे कॉफी देते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली? और पीटर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है के का एक बॉक्सर लाइट वेट डिवीजन में डेब्यू करने जा रहा है? रिपोर्टर कहता है कि ऑफ कोर्स, हर कोई उसके बारे में ही बात कर रहा है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। पीटर कहता है कि के अपने बॉक्सर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, हम उसके बारे में आसानी से नहीं जान पाएंगे। पीटर स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ तो पता चला है, मुझे नहीं पता इस बार उस ओल्ड मैन के दिमाग में क्या चल रहा है।
उसका नया बॉक्सर पिछले 2 सालों से एंडोरेंस ट्रेनिंग ही कर रहा है, यू रनिंग कर रहा है, और वो इन 2 सालों में हुई चैंपियंस की फाइट को याद करता है और वो अपने घर की ओर आ रहा है। वो अपने फेस को धोता है और फिर हमें यू की बॉडी को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी पहले से चेंज हो गई है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया है। और वहीं के की टीम यू के फर्स्ट अपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रही है। कारमेन बताती है कि ये है जॉन टेकर, 5 फुट 6 इंच, 135 पाउंड इन फाइटर। अपने करियर में इसे 9 विन और 7 लॉसेस मिली है। उसका कान कटा हुआ है और उसकी नाक पर निशान है। और इन फाइटर उन फाइटर्स को कहते हैं जो कि क्लोज रेंज में फाइट करते हैं, और वहीं आउट फाइटर्स अपनी डिस्टेंस बना के फाइट करते हैं। कारमिन बताती है कि जॉन टेकर यू का फर्स्ट अपोनेंट है और इसका नाम रूकी किलर है, और वहीं के साथ उसकी पूरी टीम बैठी है। कारमिन बताती है कि ये फाउल प्ले से एमेच्योर बॉक्सर को कॉर्नर करता है, पर उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जब तक हमारे बॉक्सर को उसके फाउल प्ले के बारे में पता है, ये हमारे फाइटर के लिए परेशानी नहीं बनने वाला। कारमिन बताती है कि हम हमेशा की तरह तुम्हारे कोचिंग स्टाइल की रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमें लगता है कि यू ने कुछ ज्यादा ही वेट कम कर लिया है। पिछले 2 सालों में बस उसने एंडोरेंस ट्रेनिंग और चैंपियंस के मैच ही देखे हैं। क्या ऐसा करना सही है? और तभी के कहता है कि तुम भी पता नहीं किस डिलेमा में हो। और वहीं जॉन टेकर तैयारी कर रहा है। वो पंचिंग बैग को पंच करते हुए हैंड लॉक हुक का यूज करता है। असल में हैंड लॉक हुक फाउल प्ले में आता है और इसके पॉइंट कटते हैं। जॉन टेकर ने इसका यूज करके कई रुकीज को डिफीट करा है। रिपोर्टर पीटर उसका इंटरव्यू लेने आया है और वो देखता है कि ये है फेमस हैंड लॉक हुक। पीटर कहता है कि लगातार लेफ्ट और राइट हुक का यूज करना ये तो बहुत इंटेंस है। जॉन का कोच कहता है कि तुमने ठीक कहा। पीटर सोचता है कि ये मूव फाउल है। वो लगातार लेफ्ट और राइट हुक का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को ग्रैब कर लेता है, मानो कि ऐसा एक्सीडेंटली हुआ हो, और वो अपने अपोनेंट का सर पकड़ने के बाद उसे नॉकआउट कर देता है। इसे हेडलॉक हुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अटैक प्रो बॉक्सर के अटैक से काफी ज्यादा मिलता है। हेडलॉक हुक के साथ साथ उसकी मैसिव पंचिंग पावर भी एक रीजन है कि वो अब तक सारे रुकीज को डिफीट करता आ रहा है। कोच जॉन को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि तुमसे इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया है। रिपोर्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं एवरीडे स्पोर्ट्स से रिपोर्टर पीटर हूँ। ये देख के जॉन एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों सीट पर बैठे हैं। जॉन कहता है कि तो एवरीडे स्पोर्ट्स मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है, इसका मतलब मेरा अपोनेंट कोई बिग शॉट है। कुछ इस तरह की हेडिंग के बारे में ही तुम सोच रहे होगे ना, के का नया बॉक्सर, के पता नहीं इस बार किस तरीके के मॉन्स्टर को रिंग में ला रहा है। क्यों, सही कहा ना? पीटर कहता है हाँ, हमारा न्यूज़पेपर कुछ इसी तरीके की हेडलाइन की तलाश कर रहा है, पर मैं तुम्हारे नाम रूकी किलर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर स्पोर्ट्स को प्रिडिक्ट करा जा सके तो उसमें कोई मजा नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये सुन के जॉन खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो इस गेम के बारे में पहले ही पता है। बेवकूफ लोग ही बात करते हैं कि उस बॉक्सर ने इतनी तैयारी करी थी, उसने इस टेक्निक को मास्टर करा था, वो इतना ट्रेन हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे जो उन्हें नॉकआउट करके मजा आता है, उन लोगों के चेहरों पे एक्सप्रेशन देख के मुझे बहुत मजा आता है, जिन्हें लगा था कि आने वाले रुकीज मेरे जैसे अनाड़ी को तो डिफीट कर ही देंगे। उनके एक्सप्रेशन के बारे में ही सोच के मैं खुशी के मारे झूम उठता हूँ। पीटर कहता है कि तो तुम ये बता रहे हो कि उन बेवकूफ लोगों को गलत साबित करने के लिए ही तुमने इस बॉक्सिंग स्टाइल को डेवलप करा है। जॉन कहता है गलत साबित करने के लिए? क्या बात कर रहे हो? मैं तो उन सबको एक सबक सिखा रहा हूँ। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है, लाइफ हार्ड है पर बेवकूफ लोगों के लिए ज्यादा हार्ड है। रूल्स तोड़ने के लिए ही बने हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट फाउल प्ले से लूज भी कर लूं तो क्या हुआ, मुझे एंड में सिर्फ अपने अपोनेंट को नॉकआउट करना है। तो तुम एक बेवकूफ हो जो कि रूल को फॉलो कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? पीटर हंसते हुए बोलता है कि मैं तो कानून का पालन करने वाला एक आम व्यक्ति हूँ। ये सुन के जॉन बोलता है कि मुझे क्या पता था कि मैं एक डरपोक इंसान से बात कर रहा हूँ। जो लोग कानून और रूल का पालन करते हैं वो एक नंबर के डरपोक होते हैं। जहाँ पे हल्के से रूल को तोड़ दो तो वो बच्चों की तरह रोने लगते हैं, जैसे कि मैंने उनके मुंह से कैंडी छीन ली हो। इस दुनिया में बस 2 ही रूल एक्सिस्ट करते हैं, या तो तुम जिंदा हो या फिर मरे हुए। पीटर कहता है कि तुम्हारे स्टाइल ने मुझे एक और बॉक्सर की याद दिला दी। क्या तुम्हें मिडल वेट चैंपियन फैब्रिजियो सेंटोरी पसंद है? वो सुन के जॉन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, सेंटोरिनो ब्रदर्स का अपना अलग ही लेवल है। उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है। वो इस फील्ड के ट्रू वॉरियर्स है। उन्हें पता है कि रियल फाइट कैसी होनी चाहिए।
वो और सपोर्ट डिजर्व करते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि सेंटोरिनोस कमाल है। वही पीटर सोचता है कि अथॉरिटीज ने उसके डेब्यू मैच के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग अपोनेंट चुना है। जॉन कहता है कि तुम उस ओल्ड मैन को और उसके छिलके को बता देना कि मैं उसे चबा के थूक दूंगा। शाम हो जाती है और जॉन अपने कोच के साथ खड़ा है। कोच पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। जॉन बोलता है कि मैंने इतना तो बोल ही दिया कि मेरा अपोनेंट इरिटेट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस मैच को जीत सकता हूँ? कोच कहते हैं कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो, तुमने खुद को प्रूफ करा है और वैसे भी कोई नहीं जानता कि मैच में क्या हो सकता है। जॉन कहता है कि फिर ठीक है, हमें ऑडियंस को एक धमाकेदार शो दिखाना होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में जॉन और यू की फाइट होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।